Hello, am I audible? हेलो डियर फ्रेंड्स। चलिए भाई, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ कि बाकी स्टूडेंट्स भी मेरे साथ कनेक्ट कर जाएं। जो भी मेरे साथ इस समय कनेक्ट कर चुके हैं, आप लोग एक बार मुझे कंफर्म कीजिएगा क्या मेरा ऑडियो एंड वीडियो आप लोगों को तो सही आ रहा है, एवरीथिंग इज ओके और नॉट। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट टुडेज सेशन। ओके, चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और इस प्रिपरेशन को आप लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। लाइव क्लासेस आना मत भूलिए। देखो, जब भी हम लोग कोई भी सीरीज स्टार्ट करें तो उसको हम लोग तब तक कंटिन्यू करें जब तक हम लोग अपने एम तक नहीं पहुंच जाते। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपना टारगेट तो सेट करते हैं, लेकिन टारगेट हमारे बार बार बदलते रहते हैं। टारगेट बदलते हैं क्यों? क्योंकि हम लोग अपना एफर्ट नहीं डालते या एफर्ट डालना नहीं चाहते। तो आप लोगों से मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि आप लोग जो भी सीरीज़ को स्टार्ट किए हैं उस सीरीज़ को एंड तक कंप्लीट करिए। आप लोग भी उतना सब कुछ कर सकते हो जो बाकी स्टूडेंट करते हैं, जो आईजीएसओ में आईजीएसओ स्टेज 1 में अपना आईजीएसओ स्टेज 1 क्लियर करते हैं और लास्ट 5 स्टेज तक पहुंचते हैं। मैं आप लोगों से भी उतनी उम्मीद करता हूं कि देखिए, चाहे आप लोग आईजीएसओ का 5 स्टेज तक ना पहुंच पाओ या फिर पहुंच जाओ, दोनों ही चीजें मैं आप लोगों के साथ पॉसिबिलिटी लेकर चलता हूं। लेकिन इन केस यदि आपका वहां पर देखो, नंबर सिलेक्शन कितना जाना है वो आप सब पता है, लेकिन आपको ये सब करने के बहुत अच्छे फायदे हैं। जब आप लोग सीनियर ओलंपियाड दोगे तो उसमें बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ साथ जेई मेंस या फिर जेई एडवांस के लिए आप लोगों को बहुत अच्छा फाउंडेशन मिलेगा। जो बच्चे नीट के लिए देखना चाहते हैं अपने आप को, नीट के लिए बहुत अच्छा उनको एक स्टार्ट मिल जाएगा। जो फाउंडेशन उनका स्ट्रांग होगा, बाकी के हाई लेवल के जो कंटेंट होते हैं वो सारी चीज़ें आपको बहुत स्मूथली समझ में आने लगेंगी। तो ये कोर्सेज का बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। तो आप लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू करिए। हमारा टारगेट चाहे एनएससीजीएस हो या ना हो, बट हमारा फाउंडेशन इसके साथ बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है कि सर एनएससीजीएस मेरे को नहीं देना, या फिर एनएससीजीएस के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ, तो क्या मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकता हूँ? हाँ, यस, आप लोग करिए। एटलीस्ट आप लोगों का फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आप लोगों को तीनों ही सब्जेक्ट बहुत डिटेल में पढ़ने का मौका मिल रहा है, समय से पहले मिल रहा है। तो ये एडवांटेज है और डिटेल में आप लोग पढ़ रहे हो। एंड सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप लोग कोटा कॉन्सेप्ट पे पढ़ रहे हो। ठीक है ना? तो जो आप लोगों को जेई मेंस में डिलीवर किया जाता है उस लेवल का कंटेंट आप लोगों को मिल रहा है, आपको अर्लियर एज में मिल रहा है। आपके क्लास 8 या 9th में उम्मीद करता हूँ जो बच्चे हैं वो इन सेशंस को अटेंड कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है आप लोगों को कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग इतना सब कुछ पढ़ पा रहे हो और किसी भी एग्जाम को आप लोग क्रैक करने के लिए एक गोल सेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस सीरीज को लाइव अटेंड करिए। जिन बच्चों का लाइव नहीं कर पाते, एटलीस्ट आप लोग इनकी रिकॉर्डिंग्स देखिए, सिंसियरिटी से नोट्स बनाइए। कई बार हम लोग बस ऐसे यूजुअल बैठ जाते हैं। यूजुअल बैठने से काम नहीं चलेगा। आप लोग पेन कॉपी उठाइए और नोट्स बनाइए, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए जो आप लोगों को कॉन्फिडेंस देंगे, यानी कि जो आप लोग पढ़ते हो उसको रिवाइज करने में आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ हम लोग यहाँ से लिए स्क्रीनशॉट ले लेके भर देते हैं और वो कब स्क्रीनशॉट हम लोगों को डिलीट करने पड़ते हैं, क्योंकि फ़ोन भरेगा, स्क्रीनशॉट भरेंगे, आप डिलीट करोगे। तो इसलिए आपको ना क्या करना है, अपना डेली नोट्स प्रिपेयर करना है। अगर आप लोग डेली नोट्स प्रिपेयर नहीं करते हो तो आपका डिसएडवांटेज है इसमें, क्योंकि स्क्रीनशॉट आज आप लोग ले लोगे लेकिन वो
स्क्रीनशॉट कब मिक्सअप हो जाएंगे, कब क्या किया आपने, वो सब कुछ वो बेकार हो जाएगा। वो कुछ बोलते हैं सर पीडीएफ मिल जाएगा, सर पीडीएफ मिल जाएगा। भाई पीडीएफ अगर आप लोगों को मिलता है बहुत अच्छी बात है, उनको आप लोग प्रिंट तो नहीं कराओगे, प्रिंट नहीं कराओगे, फोन में रहेंगे, फोन में रहेंगे तो डेफिनेट सी बात है वो आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं दे पाएंगे जितना आपके सेल्फ रिटन नोट होंगे। तो सेल्फ रिटन नोट बनाइए भाई, आप लोग वो आदत डालिए जो सही है, जो आप लोगों को आगे तक काम में लेनी है और आगे आप लोगों को वो एक सक्सेसफुल एक वे में आप लोगों को आपके गोल तक पहुंचाएगी। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन मैं स्टार्ट करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सारे बच्चे जो भी मेरे साथ इस समय कनेक्टेड हैं एक बार शेयर कर दीजिए। देखो यार, इंतजार करो कि आप लोग क्या है ना कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं, जरूरत से ज्यादा हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा सब्र रखो, चीजों को स्मूथली चलने दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग सब कुछ एक ही दिन में पका के खा लोगे। कुछ बच्चे क्वेश्चन वेक्टर के पहले सेशन में आते हैं और अनयूजुअल क्वेश्चन पूछते हैं। तो अनयूजुअल क्वेश्चन पूछने से कुछ नहीं होता भाई, आप यूजुअल अच्छे क्वेश्चंस पूछिए जिनका जवाब टीचर आप लोगों को दे पाए, है ना। आप अनयूजुअल क्वेश्चन पूछोगे तो आई होप, मुझे नहीं लगता कि मैं उन क्वेश्चंस के जवाब यहाँ से दूंगा। ठीक है, चलिए देखो मैंने एक केस 1, केस 2, केस 3 आप लोगों के लिए कराए थे, है ना। जो स्पेशल केसेस यहाँ पर बनते हैं वो मैंने आप लोगों के लिए करा दिया, जिसमें आपको एक पॉइंट याद होगा कि मैंने कुछ केस बताए थे और वो केस सारे पॉइंट आपको पता होंगे। केस 1 किया था हमने जहां पर कॉस थीटा को 1 लिया था। हमने कहा था कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम किस केस में आ सकता है। तो मैक्सिमम किस केस में आ सकता है, जहां पर कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, क्या सॉरी कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाए, क्या हो जाए, कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाए, तो उस केस में आर जो है वो मैक्सिमम आ सकता है। क्योंकि कॉस की जो कॉस थीटा, कॉस जब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे तो कॉस 0 की वैल्यू 1 थी और कॉस 180 की वैल्यू -1 थी। और ग्राफ जब मैंने बढ़ाए थे आपको तो ग्राफ में आपने देखा था कि कॉस की जो वैल्यू है पॉजिटिव के 1 से लेकर -1 तक जाती है। देन आप कॉस थीटा को एक बार 1 करोगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू देगा और कॉस थीटा को एक बार -1 करोगे तो वो मिनिमम वैल्यू देगा। और उसी के बेसिस पर हमने ये सारे पॉइंट्स को फाइंड आउट किया था कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है, रिजल्टेंट वेक्टर जो दो वेक्टर का एडिशन जब हम करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है, क्या जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो मैक्सिमम किस केस में आ सकता है और मिनिमम किस केस में आ सकता है। जब हमने इसको स्टडी किया तो उसके लिए हमने फिर एक इसका कॉमन टर्म यूज किया था कि एंगल जब हम इंक्रीज करते हैं तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज करता है, एंगल को डिक्रीज करें तो डेफिनेट सी बात है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट विल डिक्रीज करेगा ही करेगा। और उसका स्टेटमेंट मैंने कुछ इस तरीके से लिखाया था। अब एक और पॉइंट मैं यहाँ पर आज आप लोगों के लिए ऐड कर रहा हूँ। हम देखो इस वाले टर्म को कुछ इस तरीके से भी लिख देते हैं हम लोग, ये वाला साइन यूज करते हैं और ये साइन जो होता है वो डिफरेंस के लिए होता है। किसके लिए होता है बेटा, डिफरेंस के लिए होता है। यानी इस केस में क्या करते हैं कि जो बड़ा होता है उसमें से छोटे को माइनस करते हैं। क्या करते हैं, जो बड़ा होता है वो छोटे को माइनस करते हैं भाई। लेकिन आपको एक वैलिड फॉर्म में याद रखना है, ए में से बी को माइनस करो, उसका मोड लगा दो, माइनस आए तो पॉजिटिव कर दो, सिंपल है भाई। इससे ज्यादा आगे पीछे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। वहीं हम लोग जब देखते थे फिर इसी से रिलेटेड हमने इक्वेशन किया था, सेम डायरेक्शन में हमने लगाया। एक बार हमने फोर्स जब अपोजिट डायरेक्शन में लगाया 180 पर लगाने के बाद हमने इस तरीके से कंक्लूजन निकाला, वैल्यू मिनिमम क्या आ सकती है, मैक्सिमम क्या आ सकती है, उसके बेसिस पर हमने ये सारी चीजें देखी थी। ठीक है भाई। अब उसके बाद हमने केस देखा था जो थीटा इक्वल टू 90 था। जो बच्चे क्लास 9th में होंगे और क्लास 9th में जिन्होंने वर्क एनर्जी पढ़ लिया होगा तो वर्क कई बार आप लोगों को देखा होगा कि 90 एंगल पर लगने पर वर्क जो है वो 0 माना जाता है। फोर्स जब डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है तो उस केस में हम जो है वर्क डन को 0 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं कि वो फोर्स जो है वो वर्क डन नहीं कर पा रहा है। कुछ ऐसा होता है जो चीज आप लोग आगे पढ़ने वाले हो। लेकिन
ये किसका कमाल है, ये इस वेक्टर का कमाल है जो इसमें आप लोग देख पाते हो। ठीक है भाई, ऐसा आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब एक पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा, 1 2 3 केस। अब इसके बाद पॉइंट नहीं समझेंगे, पहले एक क्वेश्चन करेंगे जो आपको और क्लैरिटी दे देगा, है ना, एक क्लैरिटी देगा। टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन each is a resultant of is a of 10 root 3 Newton 10 root 3 Newton find the angle between both the vector। अब देखो इस क्वेश्चन को आप लोग तरीके से सोचिएगा तो आंसर निकाल पाओगे, अदरवाइज आप लोग इसका आंसर फाइंड नहीं कर पाओगे। इसमें आप लोगों के लिए जो दे रखा है वो दे रखा है कि दो वेक्टर हैं। अब दो वेक्टर 10 न्यूटन के दे रखे हैं, तो इससे एक और पॉइंट क्लियर हो रहा होगा कि जो न्यूटन लगा है वो किसकी यूनिट है, वो फोर्स की यूनिट है। तो दोनों फोर्स जो लग रहे हैं यानी कि फोर्स 1 फोर्स 2 हमारे होंगे, और दोनों की जो वैल्यू दे रखी है बेटा वो कितनी दे रखी है, F1 इक्वल टू क्या दे रखा है, 10 न्यूटन। डायरेक्शन की बात नहीं करी, वेक्टर फॉर्म में नहीं, मैग्नीट्यूड की बात करिए तो केवल हम लोग मैग्नीट्यूड को कंसीडर कर रहे हैं और F1 के ऊपर हमने नोटेशन नहीं लगाया। अब F1 इतना तो F2 भी सेम वही दे रखा है। आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर होगा। इज रिजल्टेंट ऑफ, जिसका रिजल्टेंट जो है वो कितना दे रखा है भाई, ये भी आप लोग समझ गए होंगे कि सर इसका जो रिजल्टेंट दे रखा है किसका, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, ये मॉड लगा दिए तो मॉड का मीनिंग क्या है आप समझ रहे हो। ठीक है, ये कितना है 10 रूट 3 है, क्या है 10 रूट 3 दे रखा है। जब 10 रूट 3 न्यूटन दे रखा है, अब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो भाई, क्या जानते हो, अब बहुत अच्छे से जानते हो क्या, कि मैग्नीट्यूड निकालने का एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला सभी को याद करने के लिए मैंने कहा था कि यहाँ पर F1 और F2 टू वेक्टर्स हैं, इनका मैग्नीट्यूड निकालने की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से होंगे, क्या होंगे, ये कुछ इस तरीके से होंगे। एंड देन इस केस में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर टू F1 F2 cos थीटा। ओके, इतना पॉइंट सभी को क्लियर होगा। यहां अब देखोगे तो दिस इज द 10 रूट 3, कितना ये वैल्यू 10 रूट 3 दे रखी है, यहां पर जो वैल्यू दे रखी है उसको अब समझने की कोशिश करें तो इट इज 10 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, और cos थीटा यही वैल्यू हमें फाइंड करनी है, क्या करनी है, यही वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। तो आप आई होप आप लोग इस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे तो ये क्या मिलेगा बेटा 100, ये प्लस 100, और ये आप लोगों को क्या मिल जाएगा, दिस इज ऑल्सो 200। अब ये cos थीटा हो गया, cos थीटा हो गया, ठीक है, कुछ ऐसा मिला। अब यहां से आप लोग एक काम कर सकते हो, उसको समझने की जरूरत है भाई। इधर 10 रूट जो 3 है, इस 10 रूट 3 का होल स्क्वायर कर दीजिए, जिससे ये रूट कैंसिल, रूट हट जाएगा, और रूट हटेगा तो अब आप लिख सकते हो 200 को 200 प्लस 200 cos थीटा हो गया। अब यहां से आप बोलोगे सर 100 मल्टीप्लाइड बाई 3, अब ये 200 प्लस 200 cos थीटा। अब यहां से आप इसको लेके आओगे, इट इज 100 इक्वल्स टू 200। अब ये कोई पूछ मत लेना भाई कि इस स्टेप में सर ये ऐसे कैसे हो गया, 300 है भाई, इसको 2 लेके आए तो 100 बचा, तो cos थीटा इक्वल्स टू 100 बाई दिस, एंड cos थीटा इक्वल्स टू
1/2 एंड यहां से आपको थीटा कितना मिला, 60 मिल गया। क्या मिला, 60 मिला। कितना मिला, 60 मिला। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो तरीके से सोचोगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी, अगर आप पैटर्न पर नहीं सोचोगे तो फिर कुछ नहीं आना भाई। ठीक है, तो यहां से थीटा की वैल्यू आप लोगों को 60 मिली। अब इसका अगर हम वेक्टर फॉर्म में इसको निकालना समझना चाहें तो वो क्या है कि एक दो वेक्टर हैं। क्या है, दो वेक्टर हैं। ठीक है, ये हमारे पास 10 न्यूटन है, इट इज ऑल्सो 10 न्यूटन, दोनों की दोनों 10 न्यूटन है। अब 10 न्यूटन होने के साथ, ये 10 न्यूटन तो है ही। ठीक है, अब इसके इस एंगल की बात करें तो बच्चे क्या बोलते हैं, सर ये 60 है। भाई कमाल करते हो आप लोग, मैंने आपको क्या बोला, ये 60 कैसे हो सकता है, क्योंकि यहां पर तो हम लोग वेक्टर के बीच में एंगल निकालने की बात करते हैं और वेक्टर के बीच में एंगल आया है कितना, 60 आया। कितना आया, तो 60 आया। तो 60 कैसे हो सकता है भाई, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। देखो इसको हम लोग अगर आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो ये क्या है, क्योंकि ये तो हेड के साथ टेल लगे तो हम इसको बता ही नहीं सकते, यानी कि इस एंगल की बात कर रहा है, यानी ये एंगल 60 निकल के आया। जब ये एंगल 60 निकल के आया तो इट इज 120, और ये 120 है तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, रिजल्टेंट इसका ये होगा, दिस इज द F1 वेक्टर प्लस का F2 वेक्टर होगा। क्या होगा, ये होगा इसका रिजल्टेंट। तो ये कंक्लूजन आपको समझ में आया होगा कि क्यों हम लोग बार बार गलती करते हैं किसी एंगल को लिखने में और एंगल को समझने में। एंगल क्या होता है कि हम लोग टेल टू टेल ऐड करें। अब देखो ये काफी टाइम से आप लोगों को कंफ्यूज कर देता है ट्राइंगल वाला, जिसका हम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे, लेकिन उसका थोड़ा सा वेट करना होगा, कम से कम 15 से 20 मिनट का। सर ये बार बार हम लोग हेड के साथ में टेल को जुड़ते हैं और ये वाला एंगल देखते, इस एंगल को देखना चाहिए, जबकि देखते हम लोग इसको हैं, तो इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकलना चाहिए। क्योंकि बार बार कई बार ऐसा होगा कि कंफ्यूजन में आप लोग ने 60 निकाल तो लिया, आंसर निकाल तो लिया, लेकिन आप लोग एंगल लिख के आ गए उसमें 120 या समथिंग कुछ और लिख कर आ गए। यानी कि क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है, और एंगल के बेसिस पर अगर आप लोग कंफ्यूज हो गए तो आंसर तो ऑप्शन में वो कंफ्यूजन वाला ऑप्शन जरूर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वो कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट जरूर होगा, और आप कंफ्यूज हो गए तो गलत आंसर करके आओगे। तो आपको इस कंफ्यूजन को कैसे खत्म करना है वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा, उसका थोड़ी सी देर के लिए वेट करेंगे। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए भाई, है ना, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिए। चलिए, वेरी नाइस। देखो कल हमने एक क्वेश्चन किया था, मिनिमम और मैक्सिमम वाला पॉइंट किया था। अब जो मिनिमम और मैक्सिमम वाला जो पॉइंट किया था उसके बेसिस पर हम आगे अभी कुछ करने वाले हैं। व्हाट, क्या, पहले तो उस जो हमने निकाला स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को लिखें। तो आप लोग लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो वो मैं आपको एक बार समझा देता हूं कि हम लोग मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू से कैसे लिखते हैं। ठीक है, इसमें लाई करता है, इस रेंज में लाई करता है, ये मैंने आपको कल समझाया, इन दोनों का सम। ठीक है, ये पॉइंट मैंने आपको कल समझाया था। तो इस पॉइंट के बेसिस पर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिखाता हूं, क्योंकि क्वेश्चंस जितने हम लोग अटेम्प्ट कर लेंगे वही आप लोगों को इनका पूरा वेक्टर को समझने में और समझाने में आप लोगों को हेल्प करेगा। क्योंकि हम लोग वेक्टर पढ़ लेते हैं लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं कर पाते, या फिर उनसे रिलेटेड जब हमारा डायग्राम सॉल्यूशन बनाना होता है तो हम नहीं बना पाते। लिखिएगा,
मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ, देखो यहां पर एक कंफ्यूजन भी मैं खत्म करूंगा आप लोगों का। टू वेक्टर्स, टू फोर्सेस, ऐसे कर लेते हैं, टू फोर्सेस आर 7 न्यूटन एंड 1 न्यूटन, क्या 1 न्यूटन, 7 न्यूटन एंड 1 न्यूटन। एक सेकेंड, सेवन न्यूटन नहीं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमने किया था ना कल, 7 न्यूटन वाला क्वेश्चन तो हम लोगों ने किया था। इस बार एक काम करते हैं, इसकी वैल्यूज को चेंज कर लेते हैं, वैल्यूज चेंज कर लेते हैं। इस बार वैल्यू करते हैं टू न्यूटन, ठीक है। एंड अब देखो टू फोर्सेस दे रखे, मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस दिस न्यूटन एंड फाइंड द resultant of two vector when they will act ऑर्थोगोनली। चलो अब भाई कंक्लूजन निकालिए। क्वेश्चन को आप लोगों को करने में मैं आप लोगों को कंप्लीट 1 मिनट का समय देता हूं, ठीक है। देन सॉल्व करिए आप इस क्वेश्चन को, इसके बाद मैं आप लोगों को इसको समझा दूंगा, ठीक है। अब ये तो नहीं पता भाई मुझे कि कितना आंसर होगा, बट वी विल फाइंड इट। अभी तो नहीं पता, रिजल्टेंट फाइंड करना है दोनों वेक्टर के बीच का, ठीक है। करिए फाइंड भाई। अच्छा, अब चेक करिएगा अपना सॉल्यूशन जो आपने अभी तक किया। गिवन क्या दे रखा है, देखो दो फोर्स दे रखे है ना, तो उसका जो एफ मैक्सिमम, एफ मैक्सिमम कब होगा, जब F1 और F2 दोनों डायरेक्टली ऐड होंगे। तो F मैक्सिमम कितना दे रखा है, 12 न्यूटन। दिस इज द F1 प्लस का F2। इसको फर्स्ट इक्वेशन में बना देता हूं। अब F जो है मिनिमम कब केस में होगा, अब देखो
अब मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि F1 बड़ा है, ये जरूरी नहीं है कि F1 बड़ा हो, F2 छोटा भी हो सकता है, क्योंकि यहां तो ऐसा कुछ एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर का कोई रिलेशन दे नहीं रखा, तो कोई भी हो सकता है। मैंने ऐसा मानकर चला है कि F1 जो है वो बड़ा है और F2 कम है। तो F मिनिमम कितना दे रखा है बेटा, 2 न्यूटन दे रखा है। कितना दे रखा है, 2 न्यूटन दे रखा है। इसकी हेल्प से मैं क्या समझ पा रहा हूं कि यहाँ पर एक और इक्वेशन बनेगी जिसको मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा। क्या, इसको कुछ इस तरीके से लिखूंगा। अब इसके बेसिस पर आप देखो तो ऐड इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड करो तो F2 से F2 कैंसिल हो जाएगा बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो F2 से F2 कैंसिल, अब इधर क्या बनेगा, या फिर ऐड भी बोल सकते हो, ऐड 1 एंड 2, देन आपको यहाँ 2 एंड 12 14 न्यूटन आ जाएगा। कितना आएगा, 14 न्यूटन। और F1 जो है वो कितना आ जाएगा बेटा, 7 न्यूटन आएगा। कितना आएगा, 7 न्यूटन आएगा। जब F1 मेरा कितना आया, 7 न्यूटन आया, तो उसके बेसिस पर मैं क्या कह सकता हूं, F2 कितना आएगा। F2 को मैं इधर लेके जाऊं तो 12 माइनस का 7 और इट विल 5 न्यूटन। कितना, 5 न्यूटन होगा। क्या होगा, 5 न्यूटन होगा। अब देखो एक छोटा सा, अब देखो इतना तो निकाल लिया। अब हमारे पास में F1 F2 दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। कितना, F1 की वैल्यू है 7 और दूसरा एक और है जिसको हम लोग F2 बोल रहे हैं, उसकी वैल्यू है कितनी, 5 न्यूटन। कितनी, 5 न्यूटन। ये दोनों पॉइंट आ चुके हैं। अब इसमें एक टर्म यूज किया गया है ऑर्थोगोनली। क्या यूज किया गया है, ऑर्थोगोनली। इन दोनों वेक्टर को ऑर्थोगोनली ऐड किया गया है। देन ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है भाई, देखो मानकर चलिए ये F1 है और इसका मैग्नीट्यूड जो दे रखा है वो 7 न्यूटन आया। ऑर्थोगोनल का मीनिंग मैंने समझाया था, परपेंडिकुलर होता है, और इसको हमने बोल दिया दिस इज 5 न्यूटन। F2 हमारा दिस आया। अब इसका रिजल्टेंट की बात करें तो रिजल्टेंट बेटा ये होगा। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या हेल्प लोगे, या तो आप क्या कर सकते हो, थीटा ऑर्थोगोनली 90 है। अब देखो करने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, जो चीज आपने करी है किस किस तरीके से कैसे कैसे कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर 7 है, 5 है, आप लोग यहाँ पर पाइथागोरस लगा के कर भी सकते हो, लेकिन आपको थीटा 90 मिल रहा है, तब भी आप लोग क्या कर सकते हो, सर F1 प्लस F2 इन दोनों वेक्टर का हम मॉड रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो क्या आएगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अब cos थीटा ये 90 है, अब 90 है तो सीधा हम एक काम नहीं कर सकते क्या, यहाँ पर 7 का स्क्वायर लगा दें और इसको सीधा 5 का स्क्वायर, देखो पाइथागोरस लग सकती है, 90 दिख रहा है तो सीधा भी कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज 49, इट इज 25, और इसके बेसिस पर हम क्या बोल सकते हैं, 5 एंड 14 सॉरी 14 एंड 1 2 6 74। कितने बच्चों का ये आंसर निकल के आया, जल्दी से बता दो भाई, जल्दी बता दो भाई। सभी का यही निकल के आया, यस और नो, यस और नो। हाँ वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस भाई, बहुत बढ़िया, आप लोग तो होशियार बच्चे हो गए, है ना। सर पहले से ही थे, आप थोड़ा देर से समझे, ऐसा कुछ है क्या। चलो वेरी नाइस। वन मोर क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चंस और करते हैं जिससे थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी, फिर आप लोगों को लेकर जाऊंगा अगले पॉइंट पर जिसमें पैरेललोग्राम। हालांकि आप लोग एडिशन का एनालिटिकल मेथड सीख चुके हो, और एनालिटिकल का मेथड सीखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अब देखो पैरेललोग्राम जब बनाते हो तो उससे भी उसी तरीके से आप लोगों के एनालिटिकल मेथड समझ में आएगा। बट मैं क्या करता हूं कि ट्रायंगल पर आप लोगों को क्वेश्चंस अटेम्प्ट कराता हूं, और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से वेक्टर्स के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं।
प्लीज एक्सप्लेन वंस मोर। भाई काम कर, वीडियो को पीछे ले जाओ और देख ले, ठीक है, क्योंकि बाकी सबका नुकसान नहीं होगा। तभी तो यही तो बेनिफिट है ना वाईटी पे पढ़ने का, ऑनलाइन पढ़ने का। ये कोई तीर कमान थोड़ी ना, निकल गया कमान से तो फिर वापस नहीं आएगा या ला नहीं सकते। जाओ बैक करो, देखो, समझ लो, सेशन को रिकॉर्डेड देख लेना, क्या फर्क पड़ता है। यही तो भाई ऑनलाइन पढ़ने का भी बेनिफिट है, और हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड क्लासेस में कोटा से पढ़ने का यही तो एक बेस्ट बेनिफिट है कि अगर आप कोई चीज समझ में नहीं आई तो घर जाके सुकून से उसको फिर दोबारा से पढ़ सको, उसको रिवाइज कर पाओ, एंड और भी सारे बेस्ट बेनिफिट्स, उसके पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओ, उसके क्वेश्चंस को लिखने के बाद फिर री अटेम्प्ट कर पाओ। तो इस तरीके के बेनिफिट हम आप लोगों को दे रहे हैं, तो लीजिए भाई उनको। सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ vectors, sum of the two vectors is 8 meter is the resultant of these two vector is perpendicular to the smallest vector, स्मॉलर या स्मॉलेस्ट जो भी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ resultant is 4 meter, then क्वेश्चन पढ़िए, और आप लोगों को ये क्वेश्चन ऊपर से निकलेगा थोड़ी देर के लिए, जब एफर्ट डालोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, यस, चलिए भाई, फर्स्ट एफर्ट आप लोगों की तरफ से, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा। सबसे पहला एफर्ट आप लोगों की तरफ से, देखो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए। उसने कहा सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर इज 8 मीटर। ठीक है, दो वेक्टर का सम जो है उसने 8 मीटर दे रखा है। एंड इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर, यानी कि जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर है था स्मॉलेस्ट वेक्टर, जो छोटा वाला वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर है।
और वो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 4 मीटर, देन फाइंड। अब देखो रिजल्टेंट, अब देखो क्वेश्चन को भी अभी गोल गोल घुमाकर बोला गया है। आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर ऊपर होके निकलेगा। क्या दे रखा है वो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। देखो इसके सॉल्यूशन की बात करें तो समझने की कोशिश कीजिएगा एक बार में। देखो रिजल्टेंट क्या होता है, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है, आपको रिजल्टेंट दे रखा है व्हाट 4। यस और नो, आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया। एक और चीज गिवन कर रखी है उसने, एक और पॉइंट गिवन दिया है, वो क्या दे रखा है, a प्लस b, इन दोनों का जो सम है, जो सम है, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर सम की बात नहीं कर रहा, जो दो वेक्टर दे रखे उनके मैग्नीट्यूड का सम दे रखा है, समझ गए। वेक्टर सम की बात नहीं कर रहा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, वेक्टर सम की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है सम ऑफ द रिजल्टेंट, यानी ए वेक्टर का रिजल्टेंट बी वेक्टर का रिजल्टेंट, उन दोनों का सम करके देखा जाए तो वो 8 मीटर है, वेक्टर सम नहीं, सिंपल। चलो तो वो कितना है, दिस। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। अब सारे बच्चे जानते हैं, वो क्या जानते हैं सर, बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्या जानते हैं भाई। अब एक और पॉइंट है, आगे पहले इस क्वेश्चन को और बनाएंगे, पहले जो गिवन डेटा है उसको और थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। एक और पॉइंट दे रखा है उसने कि कोई हमारे पास में वेक्टर है जिसमें छोटा सब, देखो स्मॉलर वेक्टर केस, स्मॉलर जो वेक्टर है, स्मॉलर, ये कोई ए वेक्टर है, इसको हमने खुद अपनी तरफ से स्मॉलर मानकर चल लिया, ये कोई रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट ये परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, परपेंडिकुलर टू द स्मॉलेस्ट। अब इसको अगर हम सम निकालना चाहें तो सिंपल, आप समझ भी पा रहे होंगे, ये कोई वेक्टर होगा जिसको हम लोग बी वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बी वेक्टर बोलेंगे, यस और नो। अब यहां से एक पॉइंट निकालने की कोशिश करें, है ना, व्हाट, क्या निकालने की कोशिश करें, आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, यानी कि किसी को भी आप कुछ भी बोल लीजिए, आप सिंपल इसको कुछ इस तरीके से राइट डाउन कर सकते हो। अब आपने क्या क्या किया, अब आपको पॉइंट्स दे रखे हैं बेटा, क्या पॉइंट्स दे रखे हैं, सॉरी हमने उल्टा लिख दिया, हमने थोड़ा सा भाई उल्टा लिखा, थोड़ा सा रुक जाओ, उल्टा लिखा, क्योंकि हाइपोटेनस क्या है, बी का स्क्वायर है, आर का स्क्वायर है, अब इट इज ए का स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस माने ये, सॉरी हाइपोटेनस ये हो गई, परपेंडिकुलर बेस ये हो गए, तो जो भी होगा एंगल के बेसिस पर डिवाइडेड हो जाएंगे वो, है ना। तो अब आपको बी स्क्वायर, अब आर की वैल्यू दे रखी है आपके पास 4, कितना 4 दे रखी है, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, तो 4 का स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस ए स्क्वायर आ गया, कितना आया 16 लिख लीजिए, या फिर आप लोग सिंपल, आप लोग उसके टर्म्स में सिंपल जैसे भी आपको जो भी अच्छा लगे वो कुछ भी कर सकते हो। अब एक पॉइंट आप यहां पर जानते हो, देखो भाई थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि यहां पर a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, अब यहां पर b और r को तो हमने गायब कर लिया, तीन वेरिएबल थे जिसमें से एक को गायब कर दिया क्योंकि उसकी वैल्यू गिवन थी, r की वैल्यू गिवन थी, आपने 16 यहां पर 16 निकाल लिया 4 पुट करके, है ना। अब a और b है, या तो a को गायब कर दो या b को गायब कर दो, कैसे कर सकते हो, यहां से कर सकते हो इसको। अगर आपने इक्वेशन 1 बनाया,
इसमें हम लोग क्या करते हैं, बी को गायब करके देख लेते हैं। तो बी को क्या लिखा जा सकता है, बी को लिख सकते हो 8 माइनस का a। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो भाई, सच्ची बता दो। सर लिख सकते हैं, इसमें भी कोई बड़ी बात है सर, लिख सकते हैं। बी को क्या लिखा, 8 माइनस का a और इसका होल स्क्वायर 16 प्लस का a स्क्वायर। ओके चलिए इसको हम लोग 64 लिखेंगे, इट इज a स्क्वायर एंड माइनस का 2, सिंपल सीधा मैं लिखता हूं 8 टू ज़ा 16 और इट इज a, इधर 16 प्लस a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को, और ये जो हम इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 16a इक्वल्स टू 48 और a की वैल्यू मेरे को दिखाई दे रही है कितना, 3। कितना दिखाई दे रही है, 3। अब इसके बेसिस पर b की वैल्यू मैं b निकाल सकता हूं। सर b की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, सर a की वैल्यू, यहां पर a की वैल्यू कितनी आई, 3 आई, तो b की वैल्यू 5 आ गई। यहां से क्या आएगी, b की वैल्यू 5 आएगी। अब ये चीज बच्चों वाली करके मैं नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। अब इसमें सभी में हमने मीटर लगा रखा है तो यूनिट लगा दीजिए, लगाना चाहो तो, अदरवाइज सब में से गायब कर सकते हो यूनिट, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे दे रखा है वैसे क्वेश्चन को देखना है, आपको कुछ अपनी तरफ से ऐड करने की जरूरत नहीं है। चलो अब हमारे पास 2 पॉइंट निकल कर आए। क्या ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए, यस और नो? अगर समझ में आ गए तो भाई बोल दो यस, और नहीं आए तो बता दो यार। अब इसके बेसिस पर हमने ये ए और बी तो निकाल लिए हैं, लेकिन एक कमाल का क्वेश्चन उसने जोड़कर दे दिया कि भैया एंगल बताओ ए और बी के बीच का। ए और बी का एंगल कैसे बताओगे? अब थोड़ा सा सोचने की जरूरत पड़ेगी कि हमारे पास ये एंगल तो हमें पता है, लेकिन हम एंगल कैसे फाइंड करें? कैसे कि जब हमारा ये 3 आया है और ये हमारे पास कितना है बेटा, 5 है, और ये हमारे पास ऑलरेडी 4 है। क्या है, 4 है। एक 5, एक हमारे पास 3 और एक 4। अब आपको कमाल की चीज दिखाई दे रही होगी क्या, कि सर 3 4 5 एक ट्रिपलेट है जिसको आप कई बार बता चुके हो और वो मेरे माइंड में है। क्या मैं उसको यूज कर सकता हूं? यस यू कैन यूज दिस ट्रिपलेट। कौन सा वाला ट्रिपलेट भाई? ए निकल के आया, बी सॉरी it is a vector equals to 3, b vector equals to 5 and r equals to 4 मीटर। ये मेरे पास कितना बेटा, 90। अब इस एंगल की बात करूं, क्योंकि ये ए और बी के बीच का एंगल पूछा है। किसका? ए और बी का एंगल पूछा है, ए और बी के बीच में एंगल पूछा है। तो क्या मैं इसको ऐसे आगे बढ़ा सकता हूं? हाँ सर बढ़ा सकता हूं, लेकिन उससे पहले मेरे को एक चीज दिखाई दे रही है। सर 4 के सामने वाला कौन सा एंगल होगा? सर 4, ये छोटी आर्म है, ये बड़ी आर्म है, तो बड़ी आर्म जो होती है उसके सामने वाला एंगल होता है 53, क्या? और ये वाला होता है 37, तो 53। अब ए और बी के ये ट्रायंगल में 53 निकला, तो अब यहां पर एक क्वेश्चन बोल सकते हो, एक पॉइंट यहां पर बोल सकते हो, सर ये कितना? सर 13127, बट एक सेकेंड, 53 27 कितना पॉइंट है भाई? 127 क्या सही लिख रहा हूं? 3408 37 एंड 5278, ठीक है भाई 180। तो 127 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों से पूछा गया था व्हाट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन आप आराम से बोल सकते हो सर थीटा इक्वल टू 127।
बड़ा कमाल करेंगे बच्चे, क्योंकि वहां पर ऑप्शन 37 भी होगा, वहां पर 53 भी होगा, और जो 53 को एनालिसिस कर रहे होंगे वो 53 लगा देंगे, और जिन्होंने एनालिसिस कर लिया 37 वो 37 लगा के आएंगे। भाई आपसे एक ही चीज की गुजारिश मैं करता हूं कि जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उसको यूज करो, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं आपको करनी है। अगर जल्दबाजी करोगे तो दिक्कत में फंस जाओगे। चलिए भाई, आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। यदि किसी का कोई भी कंफ्यूजन है देन यू कैन आस्क, अदरवाइज वी आर मूविंग अहेड। भाई जिनको ये क्वेश्चन पहली बार में, अभी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन करने के बाद अगर ये क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट कर लिया तो उसके बाद फिर री अगेन इसको अटेम्प्ट करो, तब आपसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए। अगर फिर नहीं बन रहा तो फिर कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है। याद रखिए, आप ये पैटर्न यूज करिए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने एक बार में किया और नहीं आया तो सर 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 हमें तो कुछ नहीं आता, है ना, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। एक कमाल के टॉपिक की साइड चलते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पैरेललोग्राम। व्हाट? पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या? पैरेललोग्राम ऑफ रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके ओके। पैरेललोग्राम रूल ऑफ सर कितने टाइम से हमने काफी सारे पॉइंट्स देखे। हमने ज्योमेट्रिकली देख लिया उसको, हमने ट्रायंगल से देखा था, ग्राफिकली, और फिर उसके बाद हमने एनालिटिकली देखा। अब नया पॉइंट आ गया, उस नए पॉइंट को हम लोग देख पा रहे हैं कि सर इनको अब पैरेललोग्राम के बेसिस पर ऐड करो। भाई करना तो पड़ेगा आपको, कुछ भी कर लीजिए, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट। करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से सारी चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लेते हैं एक ए वेक्टर। क्या? ए वेक्टर। इसके बाद हमने क्या लिया, एक दूसरा वेक्टर ले लिया। अब इसका एक बेनिफिट है बच्चे लोग, जो पैरेललोग्राम रूल बता रहा हूं ना, इसका एक कमाल का बेनिफिट है, वो आपको लास्ट में बताऊंगा। अब देखो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। पैरेललोग्राम में हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम में हम लोग क्या करते हैं कि ए और बी वेक्टर को उनकी टेल से टेल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? टेल से टेल जोड़ते हैं। ट्रायंगल में हम क्या करते थे, एक के हेड को दूसरे की टेल से जोड़ देते, फर्स्ट का हेड दूसरे का टेल ऐड करते थे। यहां क्या कर रहे हैं हम लोग, दोनों वेक्टर की टेल से टेल जोड़ रहे हैं, कंफ्यूजन ही खत्म कर दिया। क्या? कंफ्यूजन ही खत्म कर दिया। अब पैरेललोग्राम का मीनिंग क्या है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, बाकी सारी पॉइंट समझ में आएंगे। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब इसमें हम एक काम करते हैं, हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। आई होप ये पैरेललोग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से। हाँ या ना? सर ये पैरेललोग्राम बन गया या नहीं बना? कितने बच्चों के लिए नहीं बना? दोबारा बना लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छा सा बना लेते हैं भाई। अब देखो, पैरेललोग्राम बन गया।
अब इस पैरेललोग्राम का पहला बेनिफिट समझ लो। पहला एक बेनिफिट कि पैरेललोग्राम बना कैसे, जो ये ए वेक्टर, जो बी वेक्टर है ना, इसको मैं पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं, और पैरेलल शिफ्ट करके ये बी के वेक्टर के बराबर हो गया। ये क्या है, बी वेक्टर के बराबर भी हो सकता है, यस और नो। बट मैं इस पॉइंट पर अभी आप लोगों को उलझा नहीं रहा हूं, बस आपको पैरेललोग्राम बनाना है जैसे मैंने बनाया। सिंपल तरीके से सिखा रहा हूं। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने किस तरीके से चीजें सीख रखी हैं। तो ये पैरेललोग्राम आप लोगों के सामने बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ए और बी वेक्टर है। अब ए और बी वेक्टर को ऐड करने के बाद उसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। क्या होगा, उसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो आपको एक काम करने की जरूरत है, वो क्या कि सर इसका एक डायगोनल हम बना देते हैं। क्या बना देते हैं, डायगोनल बना देते हैं। किसका, पैरेललोग्राम का। किसका, पैरेललोग्राम का एक डायगोनल बना देते हैं। जब आपने किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल बनाया और उस पैरेललोग्राम में ए वेक्टर और ये दो वेक्टर हैं, उसके बीच में जो डायगोनल बनाया है, ये इसका रिजल्टेंट होगा। क्या होगा, ये रिजल्टेंट होगा। क्या होगा, ये रिजल्टेंट होगा। किसका, ए और बी का। क्या होगा, ए और बी का रिजल्टेंट होगा। सर कैसे, कैसे यहां पर रिजल्टेंट ऐसे कैसे निकाल लिया आपने, सर यहां पर रिजल्टेंट ऐसे कैसे निकाल लिया, है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा विजुअलाइज कराऊं, वो क्या, देखो ये ए वेक्टर है, ओके। अब ये जो है बी वेक्टर है मानकर चलिए। ये जो बी वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ये जो बी वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, कहां गया भाई, हाँ। अब जो ये बी वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बी वेक्टर, इसको मैं पैरेलल शिफ्ट करता हूं, इस जगह पर ले आता हूं। जब इस जगह पर लाया तो ये ए का हेड और ये बी, तो मानकर चलिए यहां पर मैंने क्या बना दिया, मैंने यहां बना दिया बी, पैरेलल शिफ्ट। तो ये बी वेक्टर का टेल हो गया, ये बी वेक्टर का हेड हो गया, हाँ या ना। तो अब देखो जब ये बी वेक्टर का हेड होगा, तो अब सोचिए ए का हेड और बी की टेल से जुड़ा हुआ है एक ट्राइंगल मेरे को दिखाई दे रहा है, ये वाला ट्राइंगल। बात तो बराबर ही है सर, बात तो बराबर है सर। फिर इतना गेम क्यों खिलाया कि पैरेललोग्राम बना रहे हैं हम, क्यों पैरेललोग्राम हम लोग ये ड्रॉ कर रहे हैं, इसके बेनिफिट है आगे समझेंगे। बट तो ये पैरेललोग्राम का ये सॉरी जो डायगोनल हमने बनाया, ये रिजल्टेंट को दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा, यस सर रिजल्टेंट को दिखा रहा है, दिखाता है, ठीक है। अब इसमें आपको एक पॉइंट समझने की जरूरत है, ये जो रिजल्टेंट है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, ए प्लस बी वेक्टर के रिजल्टेंट को करता है, जिसको हम लोग आर वेक्टर लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, आर वेक्टर लिखते हैं। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा और विजुअलाइज करेंगे इसको। हम लोग ए वेक्टर के साथ जो रिजल्टेंट वेक्टर एंगल बनाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा से लिखा था हमने, लिखा कहते कुछ नहीं है, लिखा था हमने अल्फा से। इसको हमने क्या माना था, इसको हमने बीटा माना था। अब एक और पॉइंट आपको जो यहां पे समझना है, वो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा बेटा, कि ये वाला जो एंगल आप देख पा रहे हैं, कौन सा एंगल, ए और बी के बीच का एंगल। ए और बी के बीच का एंगल क्या था बेटा, ए और बी के बीच का एंगल था थीटा। ए और बी के बीच का एंगल था थीटा। तो बेटा क्या इस थीटा को मैं थीटा बोल सकता हूं, ए और बी का एंगल बोल सकता हूं, सर बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ए और बी दोनों इस बार टेल से टेल जुड़े हुए हैं। अब हमें किसी कॉन्सेप्ट में उलझने की जरूरत नहीं है, ए वेक्टर का बी वेक्टर की टेल से जुड़ा हुआ है, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा होगा, बस खत्म। समझ गए। अब हमें इस कंफ्यूजन में फंसने की जरूरत नहीं है कि सर ये थीटा होगा, ये थीटा होता है, हमारा एंगल ये पता चलता है हमें, क्या ये वाला एंगल हमें पता चलता है, फिर उसमें से 180 में से माइनस करके इसको निकाल कर हम लेकर आते हैं। तो ट्रायंगल लॉ में आपने ये चीज सीखी थी। तो यहाँ पैरेललोग्राम में क्या, अब आपको ए और बी के बीच में जो थीटा है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर एक कंक्लूजन खत्म कर देते हैं कि थीटा जो है वो अल्फा प्लस बीटा के सम के इक्वल है। क्या है, दिस। मजा आया भाई, यस और नो। अब आप लोग बोल सकते हो कि डायगोनल
क्या दिखाता है, ए प्लस बी वेक्टर को दिखाता है। सर यही क्या, अब इसका एक और डायगोनल है जिसको हम देख पा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, जिसको हम देख पा रहे हैं कि इसका दूसरा भी एक एंगल बनाया, सॉरी डायगोनल बनाया जा सकता है, किसका, इस पैरेललोग्राम का। तो सर दूसरा डायगोनल बना सकते हैं, तो वो भी कोई रिजल्टेंट हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, दिखाते हैं। चलो फटाफट से रीड्रॉन करते हैं इस डायग्राम को। मैंने कोई ए वेक्टर लिया, ये कोई बी, ठीक है। अब देखो ये ए और ये बी। अब इसमें एक और डायगोनल आपको विजुलाइज हो रहा होगा, वो कौन सा, सर ये वाला भी तो बना सकते हैं हम, ये वाला। हाँ तुम बना सकते हो बच्चे लोग ये वाला भी। तो सर ये क्या इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा, सर होगा। कैसे, कैसे, इसको हम लोग बोलते हैं ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। ये भी रिजल्टेंट आर बनेगा, क्या बनेगा, ये भी रिजल्टेंट आर बनेगा। कैसे बनेगा, कोई बता सकता है मेरे को, कोई बता सकता है मेरे को, यस और नो। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं, अब समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा। व्हाट, अब देखो समझने की कोशिश करिएगा आप। ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, पहला वेक्टर, सॉरी ये फर्स्ट वेक्टर, कौन सा वाला, ये फर्स्ट वेक्टर है। पॉइंट समझ में आया, कौन सा, ये फर्स्ट वेक्टर है, समझ गए। अब फर्स्ट वेक्टर के साथ में एक हेड के साथ हेड लगा हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को, क्या दिखाई दे रहा है, फर्स्ट वेक्टर के साथ, एक वेक्टर के साथ में रिजल्टेंट वेक्टर का हेड लगा हुआ दिखाई दे रहा है। तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, ये फर्स्ट वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, कौन सा है, ये फर्स्ट वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है। इस वेक्टर को बी वेक्टर का हेड में अगर नीचे की साइड बना दूं, इस बी वेक्टर को अगर मैं नीचे ऐसे करके बना दूं, तो ये इसको मैं माइनस बी लिख सकता हूं। तो बी का हेड ए की टेल पर लगा है, तो दोनों का सम हो गया। अब बी की टेल इस जगह पर आ जाएगी, रिजल्टेंट की टेल इस जगह पर है, तो अब क्या लिख सकते हैं, इस रिजल्ट को ए माइनस बी नहीं लिख सकते, क्योंकि ए में से बी को माइनस, मैंने आपको पलट के समझाया, याद है ना, मैंने केवल इस बी को पलट दिया, इधर कर दिया, तो बी को बी माइनस बी कर दिया, बी का हेड यहां पर आ जाएगा और ए की टेल से जुड़ेगा। तो जब एक की टेल से जुड़ेगा तो यही कंफ्यूजन होता है कि एक का हेड दूसरे की टेल, और फिर जब रिजल्टेंट हम ड्रॉ करते हैं, जब हम रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं तो एक हेड से हेड और टेल से टेल लगी होनी चाहिए, यस और नो। तो क्या इसको a माइनस बी नहीं लिख सकता, तो पैरेललोग्राम का दूसरा डायगोनल a माइनस बी को दिखाता है, किसको दिखाता है, a माइनस बी को दिखाता है। सारा कंफ्यूजन खत्म कर दिया, जो चीजें अभी तक हमने पढ़ी थी उनको एक ही पॉइंट में लेकर आ गए। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, नहीं आई है तो भाई पूछ लो अभी भी। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया हो, बच्चे लोग एक काम करिएगा यार, थोड़ा सा अपने आप को इस सेशन को रिपीट करने के लिए मैं बोलूंगा, एक बार रिपीट करिएगा जिससे आपको सारी चीजें समझ में आए। ये वाला डायगोनल, इस बार ये डायगोनल क्या दिखा रहा है, a माइनस बी वेक्टर को दिखा रहा है। ओके क्लियर, समझ गए। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकाला हमने, क्या कंक्लूजन निकाला, नोट पॉइंट लिखेंगे। व्हाट,
द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर resultant of two vector will lie between the A vector and B वेक्टर। समझे भाई आप लोग? आप लोगों को पॉइंट समझ में आया सारा? अब देखो इसी के नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग स्टडी अपना स्टार्ट करते हैं। अब इसके कुछ की पॉइंट्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। की पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट व्हाट, कि ए जो वेक्टर है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बराबर हो। तो सबसे पहले इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं। क्या? इसके लिए सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ठीक है। ए और ये बी। इस बार जो क्या कंडीशन दी कि ए वेक्टर का ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों के दोनों सेम है। क्या है? दोनों सेम है। अब इस बार इसको हम किससे दिखाते हैं? सर इसको हम लोग जो दिखा रहे हैं वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट है। इसका दूसरा डायगोनल भी बनेगा। क्या बनेगा? दूसरा डायगोनल भी बनेगा। कौन सा वाला? ये वाला। इसको हम किससे दिखाएंगे? इसको हम दिखाएंगे ए वेक्टर का माइनस बी वेक्टर के साथ, कुछ ऐसे दिखाते हैं। समझे या नहीं समझे? इतना पॉइंट समझ में आया होगा आप लोगों? नहीं आया तो वो मेरे को पूछ लीजिए भाई लोग। चलिए, मैंने क्या गिवन किया था कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। क्या आप सभी को ये पैरेललोग्राम दिख रहा है? सर दिख रहा है। इसमें पैरेललोग्राम की दोनों साइड, ये साइड इसके इक्वल है। जब ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल होगी और ये इसके इक्वल होगी। चारों साइड इक्वल हो गई। चारों साइड इक्वल हो गई। जब किसी भी पैरेललोग्राम को हम देखते हैं और वहां पर जब हम उसकी साइड इक्वल दिखाई देती है तो क्या आप लोग उसको रोम्बस नहीं बोलते हो? सर बोलते हैं। ये बात तो मेरे को कब से ध्यान में आ रही थी लेकिन मैंने बोला नहीं। तो क्या आप इसको बेटा रोम्बस नहीं बोलोगे? बोलेंगे ना सर, रोम्बस। क्या बोलेंगे? इसका रोम्बस बोलेंगे। अब रोम्बस आते ही आपके माइंड में काफी सारी प्रॉपर्टीज जो रोम्बस से जुड़ी हुई हैं वो आपके माइंड में आ चुकी होंगी। व्हाट? कि रोम्बस के जब जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर, किस पर? 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते। ओहो भाई कमाल की बात है, बहुत अच्छी बात। व्हाट? क्या क्या? कि ये जो डायगोनल है एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। वाह क्या बात। तो सबसे पहला की पॉइंट हमारे पास क्या निकल के आया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इनका सम ये ए माइनस बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ओह, पॉइंट समझे या नहीं समझे? क्योंकि अब देखो ये सारे की पॉइंट्स हैं। सर हम ये की पॉइंट्स क्यों पढ़ रहे हैं? हमें नहीं पढ़ने भाई। कुछ चीजें पढ़ने के फायदे, क्वेश्चन बहुत स्मार्टली आप लोग सॉल्व कर पाओगे, इजीली आप लोग सॉल्व कर पाओगे, क्वेश्चंस को आराम से बना पाओगे, आप लोग क्वेश्चंस की लैंग्वेज को आराम से तोड़ पाओगे। क्योंकि फिजिक्स में क्या है?
क्वेश्चन की लैंग्वेज को तोड़ना, कैलकुलेशन तो कुछ होती नहीं है। केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज छूट गई तो फिर बेसिक मैथमेटिक्स लगाना, बेसिक मैथ्स लगाना, खत्म यार। ठीक है, समझ में आया नहीं आया भाई? बताओ भाई बच्चा पार्टी, समझ में आया सभी को? यस और नो? अब इससे एक और पॉइंट निकल के आया। व्हाट जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को क्या बाइसेक्ट नहीं करते? बाइसेक्ट द एंगल diagonal bisect the angle between A and B। रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है, जो डायगोनल होता है ना, जो डायगोनल होता है वो एंगल को बाइसेक्ट कर देता है दो साइड के बीच में। कैसे? मानकर चलिए ये अल्फा और ये बीटा, क्या अल्फा प्लस बीटा, तो आप लोग क्या कह सकते हो सर, यहां से हम एक पॉइंट और बोल सकते हैं कि अल्फा बीटा के इक्वल होगा। क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होगा। और उसके साथ साथ एक और पॉइंट हम कह सकते हैं सर, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होगा? थीटा के इक्वल होगा। अब एक और पॉइंट यहां से हम लोग बोल सकते हैं, अल्फा इक्वल्स टू बीटा थीटा बाई 2। कमाल की प्रॉपर्टीज निकल कर आई कि नहीं आई? बहुत कमाल की प्रॉपर्टीज आप लोगों को यहां से विजुअलाइज हो रही होंगी। यस और नो भाई? यस और नो? यस और नो? मजा आया भाई? यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं? नहीं आ रही? समझ में आ रही है ना? बोलो यार, बोलो जल्दी बोलो यार। अब देखो, रोम्बस का जैसे ही केस बने, इसको इसके इसके जो रिजल्टेंट है उसके मैग्नीट्यूड को निकालने का एक बहुत कमाल का शॉर्टकट आपके सामने निकल कर आएगा। अब उसको आप लोग देखिए। क्या देखिए? जैसे ही हमारे पास रोम्बस बनता दिखेगा तो मेरे को एक काम करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है। बट उसके लिए एक पॉइंट यहां पर ध्यान रखिएगा भाई, ये लोग इसको क्या बोल रहे हैं? ए इक्वल्स टू बी बोल रहे हैं ना। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दैट इज ए एंड बी। वी कैन राइट यस और नो? लिख सकते हैं सर, बहुत कमाल का पॉइंट है। ठीक है, चलिए। तो एंगल, अब देखो आप क्या करते हो सर, एंगल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यस, इसको हम लोग कुछ ऐसे लिखते थे। क्या सर? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से लिखते थे। यस और नो? बताओ भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ यार। हाँ सर लिखते थे, इसमें भी कोई बड़ी बात है क्या? लिखते थे हम इसको। तो यहां से अभी आपने सीखा कि a इक्वल टू बी है, तो क्या हम लोग इसमें और कुछ पॉइंट यूज नहीं कर सकते सर? a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी को रिप्लेस किया, एक से कर दिया। अब यहां पर भी 2a स्क्वायर बनेगा और इसके साथ साथ क्या बन जाएगा? cos थीटा। क्या बनेगा? cos थीटा। अब देखो, कुछ बच्चे कह रहे हो सर हम लोग ना बेसिक मैथमेटिक्स क्यों पढ़े थे, उसका आज तक तो यूज आया ही नहीं, आपने एक भी बार यूज नहीं कराया, अब यूज कर लो, देख लो। हाफ एंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना भाई आप लोगों ने? क्या पढ़ी थी? एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या हाफ एंगल वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी? सबको याद है? नहीं याद? नहीं याद? अगर मेरे को cos 2 थीटा लिखना हो, क्या लिखना हो? cos 2 थीटा लिखना हो, तो हम क्या लिखते थे? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखते थे। तो इसी के बेसिस पर हम लोग इसको cos थीटा होता, मानकर चलिए ये cos थीटा होता, इस एंगल को थीटा की जगह पर मैं कुछ और पॉइंट यूज कर लेता हूं। मान लो थीटा को बी से रिप्रेजेंट किया होता मैंने, है ना, थीटा को हमने बी से रिप्रेजेंट किया होता, बी से मानकर चलिए, तो इसको हम लोग कैसे लिखते? cos स्क्वायर बी बाई 2 माइनस का 1 ऐसे लिखते हैं। अब ठीक है, इसको cos b प्लस का 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर b बाई 2 लिखते हैं।
हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी बताओ भाई। लिख सकते थे ना सर, लिख सकते हैं। तो अब इसको आप लोग केवल और केवल याद रखने, मैंने याद दिलाया बेसिक मैथमेटिक्स का कहाँ यूज किस तरीके से होता है। अब इसमें हमने क्या किया, दिस इज द ए प्लस दिस इज द बी। यहां हम क्या करते हैं, इसको 2a² बना देते हैं। ये 2a² हो गया, ये भी 2a² हो गया। तो क्या मैं इसका एक स्टेप कट करके थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं? और किसी ने ये पूछा ना सर ये स्टेप कैसे आया, तो देखो मैं पहले ही बता देता हूं यार। देखो 2a² प्लस 2a² कॉस थीटा, 2a² कॉमन आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। कोई इस स्टेप का पॉइंट पूछना चाहे, चलिए अब हम क्या करते हैं। अब देखो आप एक पॉइंट और देख पा रहे होंगे जो मैंने यूज किया, 2a²। इसको मैं क्या ये नहीं लिख सकता सर? लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हो ना। तो बेटा ये कितना हो गया, 4a² कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको हमने इससे लिख दिया। अब इसको क्या मैं स्क्वायर से बाहर नहीं ला सकता? सर ला सकता हूं, सर ला सकता हूं। लाइए ना, ला सकते हो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कुछ ऐसे लिख सकता हूं। यस भाई, कुछ भी लिख सकते हो, है ना। जब रोम्बस वाला कंडीशन आपको बनता दिखाई दे और रिजल्टेंट उस जगह पर रिजल्टेंट आप लोगों से पूछे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपसे पूछे, तो सिंपल आपने पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है। सीधा आपको पॉइंट याद रखने की जरूरत है, 2a cos थीटा बाई 2, जो एंगल दे रखा हो उसका थीटा बाई 2 कर दो। मान लीजिए थीटा की वैल्यू वहां पर 120 दे रखी है, तो यहां पर 120 पुट करोगे सीधा 60 हो जाएगा, cos 60 की वैल्यू, ठीक है ना। तो काफी जगह पर हेल्प करेगा। मान लीजिए 90 दे रखा है, दो एंगल परपेंडिकुलर दे रखे हैं, दो वेक्टर परपेंडिकुलर दे रखे हैं, तो वेक्टर दे रखे हैं तो 90 लगाओगे, 90/2 यानी 45। मजा आया नहीं आया भाई? तो यार आज मैं इतना ही कराऊंगा। इसके कुछ और भी की पॉइंट्स हैं, कुछ कंक्लूजन्स हैं, फिर पॉलीगन लॉ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा है, इसके कुछ और भी स्पेशल केसेस हैं। इसी सेशन के आगे मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट सेशन। तो उम्मीद करता हूं आज के जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं वो समझ में आए होंगे। भाई देखो अभी तक मैंने आप लोगों से नहीं बोला कि सेशन को लाइक कर दो, अब मैं सभी से बोल रहा हूँ सेशन लाइक करो यार, जान, है ना। तुम यार जब तक तुम बोला नहीं जाए तब तक लाइक नहीं करते यार, पसंद नहीं आता क्या सेशन यार? हाँ, बंद कर दें फिर सेशन लेना? ठीक है कोई बात नहीं यार, तुम लाइक वाइक करते नहीं हो, शेयर करते नहीं हो, बंद कर देता हूँ मैं, कल से कोर्स बंद कर देते हैं। ओहो ठीक है, ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर ऑल। सभी लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मिलेंगे आप लोगों के साथ अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।